कल हमने देखा कि एक्विजिशन मेथड्स के जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे, बुक के क्वेश्चंस थे, वो हमने किए और कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप जब हमने उनको सॉल्व किया तो वो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गए। ठीक है, तो खैर कहने का मतलब अगेन यही है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कंसेप्चुअल प्रोविजंस हैं, उनको अगर आप दिमाग में रख लेते हो, फिट कर लेते हो, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन अपने से हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक्विजिशन मेथड की। ठीक है, अभी और भी एक्विजिशन मेथड के क्वेश्चंस हमें करने हैं, कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन मॉड्यूल के वो भी करेंगे अभी हम, जिसमें हम डेट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई करेंगे, कंसिडरेशन कैलकुलेशन के अलग अलग, मैंने कहा था आपसे कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं और हर स्टेप पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी कुछ कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, जिसका बड़े समय से इंतजार चल रहा है, वो है रिवर्स एक्विजिशन। हमने रिवर्स एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि आखिर रिवर्स एक्विजिशन होता क्या है, और रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन आज तक नहीं किया, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने नहीं किया। ठीक है ना, मैंने कोई एग्जाम्पल लिखवाया है आपको, तो उसका कारण भी यही था कि रिवर्स एक्विजिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको केवल थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता, उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू ही उसको समझना चाहिए पहले। ठीक है ना, तो रिवर्स एक्विजिशन का जो बेसिक थीम है वो आपको पता है, तो हम उसी के हिसाब से आज करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये हम आज करने वाले हैं, ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है। करें स्टार्ट, चलिए, तो शुरुआत कर रहे हैं आज रिवर्स एक्विजिशन की और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जिसका कंसेप्ट क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी। ऑन 31 दिसंबर X1 एंटिटी ए ने इशू किए हैं 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। एंटिटी ए ने एंटिटी बी को शेयर इशू कर दिए हैं, तो इस लाइन से यह समझ में आ सकता है कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक्वायर किया होगा, एंटिटी ए ने एंटिटी बी के कुछ शेयर्स एक्वायर किए होंगे, या तो यानी एंटिटी ए और एंटिटी बी के बीच में कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, और इसीलिए शायद एंटिटी ए एंटिटी बी को शेयर इशू कर रहा है। अभी एक्विजिशन की बात बोली नहीं है, अभी केवल शेयर इशू की बात बोली गई है। ठीक, यहां पर ध्यान दें। उसके बाद all of the entities B shareholder exchange their shares in entity B। तो जितने भी एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स थे, सभी ने वो शेयर्स एक्सचेंज कर लिए हैं। तो यहां पर अगर एंटिटी ए ने एंटिटी बी के सारे एक्सचेंज वर्ड लिखा है, तो एंटिटी ए ने एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स से एंटिटी बी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। तो यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात नहीं लगती है, यहां पर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 100% है, ऐसा लगता है। और अभी तक क्वेश्चन देखकर ये समझ में आता है कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एंटिटी ए इशूज 150 ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज ऑफ ऑल 60 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। नीचे बैलेंस शीट जैसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो बी है एंटिटी बी, इसके 60 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 60 ऑर्डिनरी शेयर हैं, एक के बदले में 2.5 शेयर इशू किए हैं एंटिटी ए ने। तो एक के बदले में 2.5, तो एक सामान्य कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 1:2.5 का जो रेशो है, तो 60 शेयर के बदले में 150 शेयर इशू कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ऊपर लिखा भी था 150 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अच्छा देखिए, यहां पे एक बात समझें ध्यान से, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि रिवर्स एक्विजिशन का सवाल है, इसलिए अभी आप मान के चल रहे हैं रिवर्स एक्विजिशन है, लेकिन एग्जाम में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिवर्स एक्विजिशन है, नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्विजिशन है। क्लियर? तो अभी आप अपने मन में, ये तो मैंने बता दिया, आप अपने मन में अभी कुछ भी बना के मत चलिए कि भाई ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ए ने बी को शेयर्स इशू किए 60 शेयर्स के बदले में, एंटिटी बी के 60 ही शेयर्स थे, टोटल 60 शेयर्स दिए और सारे शेयर्स ले लिए शेयर होल्डर से, और 150 शेयर एक के बदले में 2.5 शेयर इशू
कर दिए हैं। फेयर वैल्यू एंटिटी बी का जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 40 रुपीज है, और ए जो है एंटिटी उसका शेयर्स की वैल्यू 16 रुपए है, 16 रुपीज। ठीक, उसके बाद फेयर वैल्यूज ऑफ entities A identifiable assets and liabilities are the same as carrying amount except entity A की जो नॉन करेंट एसेट्स है वो 1500 है, ये दे रखा है। देखिए एंटिटी A, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी नॉन करेंट एसेट 1300 है, इसकी फेयर वैल्यू 1500 दे रखी है, और बाकी ये कह रखा है कि बाकी एंटिटी A की सारी एसेट्स की फेयर वैल्यू, जो भी एसेट लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट है वही फेयर वैल्यू है। अब देखिए यहां पर तो मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये रिवर्स एक्विजिशन है, लेकिन रिवर्स एक्विजिशन तो हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं? लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर अगर सेम हो जाएगा तो वो एक्विजिशन है, और अगर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वो रिवर्स एक्विजिशन है। और लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है या नहीं है, ये हम देखते हैं उस लीगल एक्वायरर के प्री बीसी परसेंट और पोस्ट बीसी परसेंट को। ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं, लेकिन चेकिंग बाद में। मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि क्वेश्चन में हिंट होती है, कई बार हिंट से ही भी हालांकि हिंट के भरोसे आगे नहीं बढ़ना है, चेकिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हिंट क्या होती देखिए, हमें हमेशा नेट एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए होती है, और वो किसकी चाहिए होती है? एक्वायरी की। यहां पर ऊपर क्वेश्चन में ए ने बी को एक्वायर किया है, ए ने बी के शेयर होल्डर से बी के शेयर लिए हैं, तो ए एक्वायरर है, बी एक्वायरी है, और वो फेयर वैल्यू किसकी दे रहा है? ए की। फेयर वैल्यू किसकी दे रहा है? ए की। हमें तो फेयर वैल्यू एक्वायरी की चाहिए होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रिवर्स एक्विजिशन है और ए एक्वायरी हो जाए और इसलिए उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है। पहली बात तो एक हिंट होती है जनरली कि ये फेयर वैल्यू आपको ए की क्यों दे रखी है। हालांकि इस क्वेश्चन में हिंट की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में हिंट की जरूरत नहीं है, इसने देखो लिख ही दिया ए लीगल पेरेंट है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ए क्या है? लीगल पेरेंट, और बी लीगल सब्सिडरी है, मतलब लीगल एक्वायरर कौन है? ए, और लीगल एक्वायरी कौन है? बी। ये क्लियर है, लेकिन नीचे उसने साफ लिख दिया है यहां पर अकाउंटिंग एक्वायरी और बी अकाउंटिंग एक्वायरर। इस क्वेश्चन में तो हिंट की और चेकिंग की भी जरूरत नहीं है, वो तो साफ कह रहा है कि ए लीगल एक्वायरर है, बी लीगल एक्वायरी है, ए लीगल एक्वायरर है और बी लीगल एक्वायरी है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ए एक्वायरी है और बी एक्वायरर है। ये तो बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हिंट का भी ध्यान रखें कि वो कहीं ना कहीं ए की फेयर वैल्यू क्यों दे रखा है। अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान दें, कई बार ऐसा भी होता है, हिंट एक और हिंट हो सकती है कि ये एंटिटी ए को, एंटिटी ए जो है वो एंटिटी बी के एक के बदले में अपने 2.5 शेयर दे रहा है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार एक के बदले में 2.5 यानी ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कहीं कि ए वालों के पास तो कम रह जाए और बी वालों के पास ज्यादा पहुंच जाए, तो ये तो रिवर्स एक्विजिशन होता है। तो ये हिंट वाली बातें हैं। हालांकि हम तो प्री बीसी और पोस्ट बीसी परसेंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्लैरिटी आ चुकी है कि साहब ये रिवर्स एक्विजिशन का सवाल है। हालांकि परसेंटेज चेक करने के बाद ही हम निर्णय पे पहुंचेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि उसने लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से ए के 100 शेयर हैं, वैसे मुझे समझ में आ गया है, ए के 100 शेयर हैं, 60 के बी के 60 शेयर हैं, बी के 60 के बदले में 2.5 यानी एक के बदले में 2.5 यानी 60 के बदले में 150 शेयर ए इशू करेगा। तो प्री बीसी ए के 100 शेयर थे, पूरे ए वालों के पास थे 100% और 150 शेयर और इशू किए, तो अब 250 शेयर हो जाएंगे ए के। लीगल एक्वायरर के कितने शेयर हो जाएंगे? 250, और उसके पास ए के पास 250 में से 100 ही रह जाएंगे 40%, और बी वालों को 150 मिल जाएंगे 60%। आप देख सकते हैं कि बी वालों का कंट्रोल आ गया है, रिवर्स एक्विजिशन ही है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है। हम रिवर्स एक्विजिशन आज तक सिर्फ सुनते हुए आए हैं, ये पहला सवाल है जिसमें हम रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन सवाल पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और रिवर्स एक्विजिशन में कुछ अलग नहीं है, मेथड तो वही लगेगी जो हमने पढ़ा एक्विजिशन मेथड। हमें एक्वायरर आइडेंटिफाई करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, नेट एसेट देखेंगे, एक्वायरी की कंसिडरेशन देखेंगे, सारी कहानी वैसी की वैसी होने वाली है। ठीक है ना,
लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट बदला है, रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स एक्विजिशन है, तो फिर सोचना कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही आज डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आप रिवर्स एक्विजिशन की एक प्रॉपर अकाउंटिंग सीखेंगे लॉजिकली। ठीक, तो यहां पर ये बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज सब दे रखा है ये। अब हाँ, यहां पर assume that entities B is earning, एंटिटी बी की अर्निंग दे रखी है फॉर द एनुअल पीरियड ऑफ 31 मार्च X1। ये एक्विजिशन कब हुआ था? 31 दिसंबर को हुआ है। इसके बाद, इसके पहले एक्चुअली 31 दिसंबर X1 है ना, तो 31 मार्च X1 पहले आ जाएगा। अर्निंग दे रखी है बी की 600 रुपए की, और कंसोलिडेट अर्निंग्स जो दे रखी है 31 मार्च X2 की 31 दिसंबर X1 को, तो दोनों कंपनी पेरेंट सब्सिडरी हो गई है, तो उस दिन कंसोलिडेशन पहली बार हो जाएगा, और कंसोलिडेशन हो जाएगा तो उसके बाद इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स भी दे रखी है। Assume also that there was no change in number of ordinary share issued by entity B during the period ended March X1 and during the period from January X1 to December X1। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। देखें, एंटिटी की इंडिविजुअल अर्निंग्स हमको दे रखी है, ठीक है, और एंटिटी ए प्लस बी की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स भी हमें कुछ किसी पीरियड की दे रखी है, और ये कहा गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस नहीं है उस दौरान जो भी है। तो खैर ये तो इंफॉर्मेशन इसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। हमें क्या मतलब अर्निंग से? यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये तो पहले की अर्निंग है, कुछ बात की अर्निंग है, तो मतलब ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ईपीएस के लिए दी हुई है। किसके लिए दी हुई है? ऑब्वियसली टोटल अर्निंग दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है, तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा, और तो क्या होगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का फिलहाल मुझे लगता है कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर भी कई बार अभी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन को करते वक्त भी हमें समझ में आता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हो सकता है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें छुपी हो। लेकिन फिलहाल यहां पे बहुत क्लैरिटी के साथ है कि भाई अर्निंग दे रखी है और नंबर ऑफ शेयर की जानकारी दे रखी है, तो उससे पहला थॉट दिमाग में आपके यही आना चाहिए कि नहीं साहब ईपीएस निकालना होगा। हालांकि मुझे तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, ये तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहे हैं, गुडविल निकालने की बातें कर रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं भैया सीबीएस बना दो। पहला सीबीएस 103 के हिसाब से बनेगा, इंड AS 103 के हिसाब से। क्लियर? तो ये आप अपनी स्टडी मटेरियल में या अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ये रिवर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो हमें क्लियर हो गया, पर हम पूरी स्टेप वाइज प्रॉपरली उसको करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें सीखना है पहले तो आपको। भाई आपके दिमाग का कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई बात आती है, वो तो है ही, लेकिन पहला क्वेश्चन तो सीखना है कि भाई अल्टीमेटली इंड AS 103 क्या कह रहा है। इंड AS से अलग तो जा नहीं सकते, हम कितना भी दिमाग लगा लें, इंड AS से अलग तो जा नहीं सकते। जो और इंड AS में जो दिया है प्रोविजन, वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्वेश्चन सभी लोग निकाल लें, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन अभी हटा दूंगा, मैं आप ही से डेटा लेने वाला हूं यहां पर। चलिए, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारी पहली स्टेप है, हालांकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप ध्यान दें एक मिनट। क्वेश्चन में क्या, लास्ट लाइन में क्या पूछा गया था? एक तो हमसे पूछा है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसके बाद हमसे पूछा है गुडविल और सीबीएस। तो देखिए ये क्वेश्चन का पार्ट है, और बाकी चीजें वर्किंग नोट। ठीक, तो आप लोग जो है पहले वर्किंग्स बना सकते हैं, और हम लोग पहले जो है बाकी चीजें जो पूछा है वो सॉल्यूशन, और बाकी सब वर्किंग नोट। हालांकि मैं भी एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायरर, एंटिटी ए लीगल एक्वायरर, हां सर बिल्कुल सही बात है। और एंटिटी बी अकाउंटिंग एक्वायरर, लीगल, पहले लीगल बात कर लेते हैं, लीगल एक्वायरी। एंटिटी ए ने एंटिटी बी के शेयर्स एक्वायर किए, वो भी 100%, तो लीगली तो यही हुआ है। एंटिटी ए लीगल एक्वायरर, एंटिटी बी लीगल एक्वायरी। अब ए ने बी के शेयर खरीद लिए हैं, एक्वायरर कैसे देखते थे कि न्यू एंटिटी फॉर्म हुई है या नहीं हुई है, और अगर कंसिडरेशन कैश में दे रहे हैं तो न्यू एंटिटी फॉर्म हो या ना हो, जो कैश पे कर रहा है वो एक्वायरर है। लेकिन अगर न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, और कंसिडरेशन किस में है, शेयर्स में, तो फिर उस केस में हमें प्री बीसी और पोस्ट बीसी लीगल एक्वायरर का परसेंटेज चेक करना पड़ता है। तो यहां पर हम बात करते हैं ये प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन और पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। और हमारा जो लीगल एक्वायरर है एंटिटी ए है, ठीक, इसके कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स। एंटिटी ए के शेयर्स बताइए कितने थे, 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे इसके, मतलब प्री बीसी इसकी 100% होल्डिंग थी। और क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई शेयर्स इशूड बाय एंटिटी ए टू शेयर होल्डर्स ऑफ, आराम से, शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी बी। एंटिटी ए ने एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स को जो शेयर इशू किए 2.5 शेयर्स ऑफ ए इन ल्यू ऑफ, किसकी जगह पर, इन ल्यू ऑफ का मतलब उसकी जगह पर, इन ल्यू ऑफ एवरी 1 शेयर ऑफ एंटिटी बी। यही लिखा था, एंटिटी बी के हर एक शेयर के बदले में एंटिटी ए अपने 2.5 शेयर देगी, तो 1 के बदले में 2.5, तो 60 के बदले में 150। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर जनरली ये दिया नहीं होता है। ये तो इंस्टीट्यूट को भी लगता है कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे डालें जिसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन कम आए, क्योंकि वैसे ही ये कुछ रिवर्स इक्वेशन, वैसे ही थोड़ा सा स्टूडेंट एंगल से बोल रहा हूं, और वो भी बार नहीं, बाद में नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो भाई पोस्ट शेयर्स कितने हो गए भाई, 100 पहले थे, 150 और हो गए, तो 250 शेयर्स हो गए। तो पोस्ट बीसी ए के पास 250 में से 100 ही रह गए, तो 40% रह गया, आप देख सकते हैं। तो लीगल एक्वायरर इज नॉट अकाउंटिंग एक्वायरर। लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर नहीं रहा। ए के पास बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन के बाद कंट्रोल चला गया, बी वालों के पास कंट्रोल आ गया है, तो अब यहां पर अकाउंटिंग एक्वायरर बी लिमिट, बी एंटिटी बी है, एंटिटी बी है, और अकाउंटिंग एक्वायरी एंटिटी ए है। और मैं यहां पर इस स्टेप नंबर जो 1 है, इस पे मैं आर लिख देता हूं आपके लिए। आर मतलब रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस के लिए है। इस सवाल में, इस सवाल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां तक क्वेश्चन में क्लियर से दे ही दिया था।
हालांकि वो फेयर वैल्यू दी उससे नहीं बोल रहा हूं मैं, हालांकि वो 1 के बदले में 2.5 शेयर दिए, जरूरी नहीं है। अरे हो सकता है ना पहले से उसके पास 300 शेयर होते, 300 शेयर होते और 1 के बदले में 2.5 150 दिए तो भी होल्ड कंट्रोल एक ही रहता। लेकिन क्वेश्चन में दिए ही था ना वो लीगल पेरेंट, वो अकाउंटिंग एक्वायरी लिखा हुआ था, इसलिए तो ये स्टेप हमारे लिए रेफरेंस के लिए है। अब मुझे देख के बताएं क्वेश्चन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट वो तो डायरेक्टली दे रखी है 31 दिसंबर X1, 31 दिसंबर ये X1 है। ये चीजें आपको वर्किंग में लिखनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस के लिए करने चाहिए। और प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो पूछा है वो सॉल्यूशन का पार्ट हो और बाकी वर्किंग में हो। जैसे इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन ट्रांसफर पूछा है, जो में भी स्टेप नंबर हमारी 4 है, तो हम उसको यहाँ पे, हम तो अभी क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप वाइज कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कंसिडरेशन ट्रांसफर के लिए हमें सॉल्यूशन में करना है, गुडविल वैल्यूएशन वहां करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर पे आ जाते हैं। नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, किसकी नेट एसेट निकालते हैं? एक्वायरी की। तो नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी में इस सवाल में लिख रहा हूं, वरना मैं एक्वायरी लिख रहा था, पर अब तो हमें मालूम है कि जो एक्वायरी है वो एक्वायरर बन गया है और जो एक्वायरर था वो एक्वायरी बन गया है। तो नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ऑन 31/12/X1 एट फेयर वैल्यू। अच्छा, सवाल में कोई टैक्स रेट नहीं है, सवाल में कोई टैक्स रेट नहीं है, वरना आप समझ रहे हैं कि वो कैरिंग अमाउंट जो है वो 1300 है, और वो तो पुराना कैरिंग अमाउंट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में कैरिंग अमाउंट 1500 माना जाएगा और टैक्स बेस तो वही रहेगा, तो फिर डीटीए डीटीएल की बात आ सकती है, लेकिन सवाल में कोई टैक्स रेट नहीं है। नेट एसेट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी ऑन 31/12/X1 एट फेयर वैल्यू। अकाउंटिंग एक्वायरी कौन है? एंटिटी ए। अब आपको एंटिटी ए की नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है, तो बड़ी ही आसान है। बताइए नेट एसेट्स में क्या क्या आएगा, सवाल देखकर बताएं। एक तो अपनी है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, एक है नॉन करंट एसेट्स। एंटिटी ए की बात हो रही है, करंट एसेट्स का अमाउंट बोले 500, नॉन करंट एसेट्स का अमाउंट बोले 1500। 1300 नहीं लेना है, नेट एसेट फेयर वैल्यू पे टेक ओवर की जाएगी 1500। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद टोटल इज, और तो कुछ है नहीं, 2000 से दिस इज ए, स्मॉल ए ले लेता हूं, एंटिटी ए भी है क्योंकि, और फिर करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, कोई और फेयर वैल्यू में चेंजेस नहीं है, तो फेयर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? 300, और नॉन करंट लायबिलिटीज 400, ऑल असेट माइनस ऑल लायबिलिटी, यहां पर बी की वैल्यू आ गई 700, तो ए माइनस बी से नेट एसेट आ गई 1300। 1300 इज द नेट एसेट्स, ठीक है, नेट एसेट 1300 आ गई। चलिए, नाउ द मेन पॉइंट इज 4th पॉइंट। इस 4th पॉइंट को मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा जो कि एग्जाम में भले ही आप लिख के ना आए, लेकिन रिवीजन के वक्त वो आपको ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब देखिए, कंसिडरेशन ट्रांसफर की बात हमें करनी है। द 4th स्टेप इज कंसिडरेशन ट्रांसफर, और ये बहुत मेन बात है यहां पर।
एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि भाई अब जो अकाउंटिंग हो रही है वो ये मान के होगी कि बी ने ए को एक्वायर किया है, तभी तो नेट एसेट मैंने किसकी निकाली, ए की, वरना तो मैं बी की नेट एसेट निकालता। मतलब हम मान चुके, हमें मालूम है कि अब रिवर्स इक्वेशन हो गया है। ठीक, तो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो पूछा जाए आप उसका आंसर दे क्वेश्चन देखकर। ए ने बी को अपने कितने, अच्छा कंसिडरेशन ट्रांसफर में क्या क्या था ये भी क्लियर है, कैश, शेयर्स, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, बहुत सारी बातें, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ शेयर्स है, इसलिए लफड़ा नहीं है। तो ए ने बी को अपने कितने शेयर्स दिए, 150। ए ने बी को अपने ढाई, एक बी के एक शेयर के बदले में ए ने अपने 2.5 शेयर दिए, तो 60 के बदले में 150 शेयर आए थे। तो ए ने 250 शेयर दिए, ए के शेयर है ये, और ए का एक शेयर कितने का ये बता दो भाई, 16, 16 का डोला, सही है ना? नहीं मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं 46 की छाती, ठीक है, हो गया। तो ये ए ने अपने 150 शेयर दिए और एक शेयर 16 रुपए का है, यही तो कंसिडरेशन है। और यहां कितना हो गया, 2400। आज तक के जितने भी सवाल थे, अगर ये सवाल वैसा होता, पर ये तो उल्टा है, दुनिया में कुछ लोग उल्टे होते हैं, उनको उल्टे तरीके से समझाना पड़ता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है जब सीधी से ना निकले। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक के जितने भी सवाल थे उसमें तो यही था कंसिडरेशन, क्योंकि भाई आपने 150 शेयर इश्यू किए, एक शेयर 16 रुपए का है, 2400 रुपए कंसिडरेशन है, सर फटाफट यहां पे कंसिडरेशन 2400 लिख दो, बात खत्म, क्योंकि कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां इस सवाल में ये 2400 कंसिडरेशन नहीं है, इन डेस 103 मना कर देगा कि नहीं, कंसिडरेशन 2400 नहीं है, क्योंकि ये कंसिडरेशन तो ये मानते हुए कि ए ने बी को खरीदा, ये तो ए ने बी को खरीदा है, ए ने अपने 150 शेयर दिए, उसका एक शेयर 16 रुपए का है, तो ए ने बी को खरीदा है, ये तो उसका कंसिडरेशन है। जबकि आपको मानना क्या है, बी ने ए को खरीदा है। और मैं फिर यहां पर एक बात रिपीट करूंगा कि आपको ये रिवर्स इक्वेशंस एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट हम हमेशा उसको करते जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर जरा सा भी कुछ होता है तो कुछ दिन मन बेचैन रहता है, अरे यार ये कैसे हो गया, है कि नहीं? तो वो एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअली तो वही होगा, ए ने बी को एक्वायर किया ही नहीं है, अकाउंटिंग चल रही है, प्रैक्टिकली 150 शेयर इश्यू हुए हैं। अच्छा एक बात बताएं, आखिरी में बैलेंस शीट किसकी बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लीगली तो यही बनाएगा, लीगली कौन बनाएगा बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग क्या होगा, एंटिटी ए, ऑब्वियसली। पर घर के बाहर नेम प्लेट किसकी है, ए की, अंदर मालिक कौन है, बी, यही तो सीखना है। अगर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम होते तो बैलेंस शीट पे हेडिंग, घर के नेम प्लेट किसकी, मेरी, मालिक भी कौन, मैं, लेकिन यहां पे मालिक कोई और है, नेम प्लेट थोड़ी बदलेगी, लीगली वो कंपनी ए ही है ना। आप खुद सोचें, लीगल पैरे ये कंसोलिडेशन करना जो हम करेंगे तो लीगली तो एक ही, प्रैक्टिकली किसका कंसोलिडेशन हो रहा है, ए का, ये मानते हुए हो रहा है कि बी ने एक्वायर किया है, क्योंकि अकाउंटिंग चलती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे। तो आगे जाकर, अभी यहां पर आगे जाकर आपको दुख भी होगा जब मैं लिखूंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी ए की, हाँ, पर वो बनेगी सब्सटेंस ओवर फॉर्म के कारण, तो उसमें मालिकाना हक दिखाऊंगा बी का, वो कैसे बनेगी वो तो सोचना ही नहीं है अभी, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक ऐसे ही झटका दिया कि आप थोड़ा सतर्क हो जाओ कि आपके जीवन में आज उल्टा होने वाला है, सीधा हो गया बहुत, ठीक है ना। तो यहां पर 2400 का कंसिडरेशन नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये तो ए ने बी को खरीदा है, जबकि इन डेज कह रहा नहीं साहब सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, बी ने को खरीदा है, ठीक है। तो फिर इन डेज यहां कुछ कहता है कि कंसिडरेशन ऐसे नहीं निकाला जाएगा। तो या तो हम सोच लें, आप सोच लो, जब मैंने भी पहली बार ये इंडेक्स पढ़ा था तो मैंने भी सोचा था कि यार क्या होगा, मैं भी कुछ हद तक सही पहुंच पाया था और कुछ हद तक गलत, फिर और रिसर्च करी तब जाके क्लैरिटी आई कि भी हाँ ये चीज इसलिए ऐसी है वैसी है। तो आप भी, अगर आपके दिमाग में, सबके दिमाग में कुछ है, ऑनलाइन के भी सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में कुछ है तो वैसे कंसिडरेशन निकाल देते, ये तो नहीं आएगा। आपके दिमाग में कुछ है तो अपन सोच सकते हैं, और वरना सीधे पहले इन डेज पे जाएं,
मेरी आदत ये होती थी शुरू से कि मैं सोचता था इंडेक्स में क्या होना चाहिए। हालांकि ये बड़ा टिपिकल पॉइंट है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंडेक्स क्या कह रहा है ध्यान से समझें। ये मानना है कि बी ने ए को एक्वायर किया है, बी ने ए को एक्वायर किया है, रिवर्स इक्वेशन है, तो क्लियर हो गया ना। तो इंडेक्स कहता है कि एंटिटी ए ने मैं बिल्कुल बेसिक से बोलता हूं, देखो ये पूरा लिखेंगे बाद में ताकि वो क्योंकि अभी तो समझ लोगे, याद नहीं रहता फिर ये, तो ये शुद्ध देसी भाषा में लिखना पड़ेगा अपने को। इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में एंटिटी ए ने एंटिटी बी को जैसे ही 150 शेयर इशू किए, तो एंटिटी ए के 100 शेयर पहले थे, 150 और इशू हो गए तो 250 शेयर हो गए। और ये शेयर इशू करने के बाद ये पता चला कि एंटिटी बी के पास 60% शेयर हो गए हैं और एंटिटी ए के पास 40% हो नहीं गए हैं, रह गए हैं। एंटिटी ए के पास 40% रह गए हैं, ठीक है। और इसीलिए ये रिवर्स एक्विजिशन का केस बना कि साहब कंट्रोल बी वालों का आ गया है, नई बहू ने आते ही घर की चाबियां तिजोरी की ले ली है, ये हो गया। तो फिर इंडेक्स कहता है कि चलो ये मानो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कि बी ने ए को एक्वायर किया है, तो अगर वाकई में बी एक्वायर करता तो बी के पास 60% शेयर है, रेशियो तो 60% आ रहा है ना। तो अगर वाकई में बी एक्वायर करता, करा नहीं है, अगर वाकई में बी एक्वायर करता तो फिर उसके पास तो 60 शेयर है, उसके तो 60 ही शेयर है, और बी अगर एक्वायर करता और उसका 60% होना चाहिए था, ए और बी के बीच में रिश्ता 60% का होना चाहिए ना, तो वो ए को कितने शेयर इशू करता कि उसका 60% रहे। ये सवाल बड़ा आसान है, ये भी 60 ये भी 60, अरे 60 शेयर 60% के बराबर है तो 100 शेयर 100% के बराबर है, तो 40 शेयर 40% के बराबर है। ये बड़ा सिंपल सवाल इंस्टीट्यूट ने दिया। तो इंस्टीट्यूट इंडेक्स 103 हमें समझाने की कोशिश करता है कि बी ने ए को एक्वायर किया, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। घर के बड़े बड़े टेंशन में, अरे यार साला हमारा कंट्रोल था, ये नई बहू का कैसे हो गया, इसको एक्सेप्ट करो। तो इंडेक्स 103 कहता है कि बी ने ए को एक्वायर किया है, तो फिर कंसिडरेशन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के देखा जाए कि अगर बी ए को एक्वायर करता तो फिर कितने वो शेयर इशू करता है ए को, ताकि बी का 60% रहे, ताकि बी का 60% रहे। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके इंडेक्स 103 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 60 शेयर इसके हैं और बी का 60% होना चाहिए, तो इसका मतलब टोटल शेयर बी के कितने हों कि उसका 60% रहे, 100 शेयर, तो फिर वो ए को कितने शेयर इशू करेगा, 40, ठीक है। या मैं इसको ऐसा कह लूं कि माना मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स मान के कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मैथमेटिक्स में एक्स अच्छा लगता है, वैसे जीवन में एक्स अच्छा नहीं लगता, राइट, ठीक है। तो यहां पर माना कि बी अगर ए को एक्वायर करता तो अपने 60% होल्डिंग के लिए वो एक्स शेयर इशू करता, तो वो पहले 60 थे तो इशू करने के बाद 60 प्लस एक्स हो जाएंगे, 60 प्लस एक्स हो जाएंगे। तो भी अगर आप कोई इक्वेशन बनाएंगे तो मैथमेटिकली आप 40 एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, निकल जाएगा ना भाई। 60 प्लस एक्स 100 के बराबर है, तो फिर 40 के बराबर कितना है, 60 के बराबर कितना, निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं फिर कह रहा हूं, मन में हलचल होगी क्योंकि अब कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अलग कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही, मैथमेटिकल है, ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि कोई बहुत हाँ, कॉन्सेप्ट तो केवल इतना ही था कि बी ने ए को एक्वायर कर लिया है, बी ने ए को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, जो है। तो रिवर्स एक्विजिशन का हम ये केस पढ़ रहे हैं। तो अगर बी कंपनी ए को शेयर, अगर बी ने ए को एक्वायर कर लिया, जो कि कर लिया, तो अगर फिर बी अगर कंसिडरेशन देता तो बी अपने शेयर इशू करता, तो बी अपने शेयर कितने इशू करता ए को ताकि उसका 60% रहे,
तो फिर बी ए को 40 शेयर इशू करता, और बी अगर ए को 40 शेयर इशू करता तो बी का एक शेयर 40 रुपए का है। बी ए को 40 शेयर इशू करता तो बी का एक शेयर 40 रुपए का है, तो कंसिडरेशन 2400 नहीं, अमाउंट में 1600 है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि शेयर तो 150 इशू हुए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखेंगे तो 150 शेयर ए बी को इशू करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बी के शेयर होल्डर के पास घर घर जाकर देखोगे तो वहां 150 शेयर उनके पास मिलेंगे। ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं मजबूर हूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करने के लिए, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से मान लिया गया है कि नहीं साहब होगा ए, लेकिन एक्वायर तो बी ने ए को किया है, तो कंसिडरेशन 1600 रुपए का है। ठीक, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ऐसे ही करना है। इंड AS 103 हमें गाइड करता है कि ऐसे ही करना है। मैं फिर कहता हूं, आपके दिमाग में कोई भी बात आएगी हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है उसको बिल्कुल, मैं भी उस पर हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आप मुझे बताएं जिसपे मैं बता दूं आपको आंसर, और नहीं तो मुझे भी 5 मिनट 10 मिनट रिसर्च करनी पड़ेगी। बॉस ये बात तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारी उस चर्चा का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कई जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं वो तो एग्जाम में ध्यान रख के जानी है कि यार बहुत वहां गलती नहीं करनी। जबरदस्ती की राजनीति में चौधरी बनने के चक्कर में ऐसा नहीं माहौल बिगड़ जाए, क्योंकि ये गलत तो वो लगभग सवाल ही गलत। रिवर्स इक्वेशन में कंसिडरेशन का बड़ा रोल, इवन पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो ये एक इंड AS ने बात करी, ठीक है। अब ध्यान से, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इंड AS 103 ने एक बात और करी, एक पैराग्राफ 33 है इंड AS 103 में। इंड AS जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पैराग्राफ वाइज होते हैं। पैराग्राफ नंबर हमको बिल्कुल याद नहीं रखनी चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम में लिख के आ जाए अच्छी बात है, उसके नहीं लिख के आते तो कोई नंबर ना कटना है और ना पैराग्राफ लिखने से कोई एडिशनल नंबर मिलते हैं। ये बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक इंप्रेशन वाली बात है तो वो काम आ जाता है शायद कि नहीं, ठीक है, तो शायद वहां 39 के 40 हो सकते हैं एक इंप्रेशन वाली बात में। पर हम ऐसी गरीबी वाली जिंदगी नहीं जिएंगे कि हम 39 से 40 की कोशिश करना है, वो नहीं पढ़ना। खैर, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, वो लाइफ का एटीट्यूड तो वही रहेगा, ठीक है। तो इंड AS क्या, अच्छा एक बात और, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए क्या होता है, कंसिडरेशन जो होता है ना, हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसे कुछ दे रहे हैं, यही कंसिडरेशन है। तो भाई एक बात तो ये होती है कि मैं आपको क्या देता हूं, एक बात तो ये कि भाई मैं आपको 40, एक के बदले में 2.5 शेयर दे रहा हूं ना मैं आपको, तो मैं आपको क्या देता हूं, ठीक है। और एक बात ये होती है कि नहीं साहब, मुझे जो मिला उसकी वैल्यू के हिसाब से मैं दूंगा, ये भी तो सही बात है। भाई आप क्या देते हो तो कम ज्यादा भी हो सकता है। अरे हम बाजार में जाते हैं तो 2 तरीके से बात करते हैं, मन में बना के गए भाव खरीदने, अच्छा 100 रुपए की है, मैं तो 90 दूंगा। बोला क्यों? नहीं बस 90 दूंगा, निकल गया मुंह से। मैं क्या देता हूं वो जरूरी नहीं है कि जेन्युइन हो, और मेरा दिमाग आ गया कि नहीं साहब ये तो उसको देना है गिफ्ट यार, अब तो 110 में भी लेनी पड़े या 150 में भी लेनी पड़े तो लेके दूंगा, तो वो बात अलग है। मैं क्या देता हूं अलग बात है, लेकिन कंसिडरेशन का जो बेसिक और जेन्युइन वैल्यूएशन है, मतलब है वो ये है कि आप वही दोगे जितनी उसकी वर्थ है। आप जो, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपको एक यहां पे एक एग्जांपल, एक बात बताऊंगा जो कि मानो इससे रिलेटेड नहीं है और आपने इंटरमीडिएट में उसको पढ़ा भी है, लेकिन आपने इस ढंग से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैं आपको एक बात कहूंगा कि कॉस्ट, ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस डिस्कशन से, ये बिल्कुल अलग बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको इक्विटी वैल्यू को केई, केपी, केडी ऐसे डिनोट करते थे, है ना। तो किसी भी चीज को पाने के लिए आप जो भी देते हैं वो कॉस्ट है। मैंने आपको इक्विटी शेयर इश्यू किए, उसके बदले मुझे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे तो प्रेफरेंस डिविडेंड उसकी कॉस्ट है। मैंने आपको डिवेंचर इश्यू किए तो इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट की बेसिक डेफिनेशन तो ये होती है, वो कॉस्टिंग की डेफिनेशन अलग है, रिसोर्सेज सेक्रीफाइस टू गेट एनीथिंग, वो अलग बात है, वो बात। हाँ, उसका मतलब यही है किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को
पाने के लिए आपने जो भी दिया या आप जो देते हो वो कॉस्ट है। लेकिन आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एडवांस डिसीजन मेकिंग का है। इंटर लेवल तक जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, वेदर टू डू और नॉट। डिसीजन हमेशा बड़े लोग लेते हैं, छोटे नहीं। उन सब्जेक्ट का लेवल यूं बड़ा है, इसका छोटा नहीं है। एफआर तो अलग मैटर हो गया, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, इंटर की। तो आपको पता है किसी भी चीज को पाने के लिए जो भी देते हैं वो कॉस्ट होती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ते हैं एफएम में, तो उसकी डेफिनेशन में ये नहीं दिया, ये डेफिनेशन नहीं है। मालूम है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? यू नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो शेयर होल्डर हमसे, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, जो शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वही हम देंगे, हम ये मान के चलते हैं। बात वही है, हमें किसी भी चीज को पाने के लिए हम जो देते हैं वो कॉस्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू की क्या देना है? डिविडेंड, तो डिविडेंड कॉस्ट है। ये तो एक बात हो गई। अब उनकी डेफिनेशन के हिसाब से भी डिविडेंड ही आंसर आएगा। कैसे? व्हाट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स इज कॉस्ट। तो व्हाट वो जो एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी ड्यूटी बनती कि मैं उन्हें वही दूं मेरे इन्वेस्टर्स को। तो वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वही मैं दूंगा, और जो मैं दूंगा वही कॉस्ट है। तो बात तो वही हो गई ना, बात वही हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर ये एक जनरल बात मैंने बताई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? जो हमारे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न, उनका रिटर्न, वही हमारी कॉस्ट है, वही हमारी कॉस्ट है। क्योंकि वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे वही हम देंगे, और हम जो देते हैं वही कॉस्ट होती है। बात वही होगी। तो इसका इस डिस्कशन से रिलेवेंट नहीं था, मैं आपको कल सोचने का तरीका बता रहा था कि अलग अलग एंगल से सोचते कैसे हैं। इसका इस डिस्कशन से कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि हम क्या कह रहे हैं, हमने ये वाला पॉइंट क्यों बढ़ा 40 इंटू 40 बताइए पहले। हम ये पॉइंट तो यही क्लियर, हमने 150 इंटू 16 को क्यों हटा दिया? फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर रिवर्स इक्वेशन क्या केवल थ्योरी के लिए पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग भी वैसे ही होगी ना। तो अकाउंटिंग वैसे होगी तो वो 150 इंटू 16 तो लेना ही नहीं है, वरना वो तो ए ने भी को एक्वायर किया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, लेकिन अब बी ने ए को एक्वायर किया, तो हमने कहा भाई अगर बी ने एक्वायर किया ए को, तो फिर बी अगर ए को शेयर इश्यू करता, करे नहीं है, तो फिर बी 60%, हमको पता चला कि बी का 60% है, तो बी का 60% होने के लिए बी क्या करता, ए को कितने शेयर इश्यू करता कि बी का 60% रहे? अगर वाकई में बी ए को एक्वायर करता तो हमने देखा बी के 60 शेयर थे, वो 60% के बराबर होने चाहिए थे, तो वो 40 शेयर इश्यू करता। और बी अगर 40 शेयर इश्यू करता तो 40 इंटू 40 1600। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बी क्या करता, क्या जरूरी है वो फेयर हो? नहीं, बी तो कुछ भी कर सकता है, बी तो कुछ भी कर सकता है। आपको ये देखना चाहिए, इंडेक्स कहता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप बी ने अगर ए को एक्वायर किया तो बी को क्या मिला। बी ने अगर ए को एक्वायर किया तो बी को मिला क्या, क्योंकि जो मिलेगा ना उसी के बदले में वो जो देगा वो कंसिडरेशन की वैल्यू है। प्रैक्टिकली तो 150 शेयर ए ने इश्यू किए, इस बात से डिनाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं एक एक शेयर प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो जाकर देख लेना। एक कंपनी ए के ऑफिस जाना, पहले वहां 150 शेयर इशू दिखेंगे आपको, वहां नंबर ऑफ शेयर 250 दिखेंगे आपको, शेयर कैपिटल के नंबर, अमाउंट नहीं नंबर बोल रहा हूं मैं, अमाउंट तो अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक, और बी के शेयर होल्डर के पास चले जाए ना घर घर, तो वहां पे उनके पास 150 शेयर मिलेंगे आपको प्रैक्टिकली। खैर, तो इंडेक्स कहता है कि भाई पैरा 33 को अपनाओ। पैरा 33 ये कहता है कि यार बी क्या देता, यहां तक सही भी है। अरे ऊपर वाले जो 2400 है उससे तो ये सही है, वो तो गलत हो गया सीधे, क्योंकि वो तो ए ने बी को एक्वायर किया है, हमें तो ये मानना है बी ने ए को एक्वायर किया है, तो ऊपर वाले के हिसाब से सही है। लेकिन पैरा 33 कहता नहीं, बी क्या देता उससे ज्यादा सही यह है कि बी को क्या मिला। इस एक बी ने अगर ए को एक्वायर किया तो बी को ए के 100 शेयर्स पे कंट्रोल मिला। बी को क्या मिला बताओ? कंट्रोल मिला ना। बी ने ए को एक्वायर किया तो बी को क्या मिला? बी ने ए को एक्वायर किया तो बी को क्या मिला? कंट्रोल ही तो मिला। किस पे मिला? किस पे कंट्रोल मिला? ए के जो 100 शेयर्स है उस पे, बताओ किस पे कंट्रोल मिला? बी ने अगर ए को एक्वायर किया तो बी को ए के कितने शेयर्स पे कंट्रोल मिला?
नहीं 150 तो शेयर उसको मिले। अरे आपको कंट्रोल किस पे मिला? कंट्रोल परसेंटेज 60 हो गया उसका, लेकिन आपको कंट्रोल कितने, आपके पास जैसे मान लीजिए 150 शेयर थे, 250 शेयर हो गए, 150 मेरे पास है, 60%, 40%, 100 आपके पास है। अब मैं मालिक हूं, किसका मालिक हूं? मैं मालिक किसका हूं? मैं आपका मालिक हूं। तो मुझे क्या मिला? मालिकाना हक मेरा 60% है, पर मुझे हक, आप कंट्रोल आप पे मिला है। भाई इंडेक्स यही कह रहा है, आपके मन में कोई अल्टरनेट आएगा हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ये कह रहा है कि भाई आपको कंसिडरेशन, देखो खेल क्या है, कंसिडरेशन निकालने का। तो कंसिडरेशन क्या है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कंसिडरेशन क्या है? 2400 ही है। ये देखो मैं बता दूं आपको, यहां पर 150 नंबर ऑफ शेयर 150 इश्यू हुए हैं, तो यहां पर 100 शेयर की बात हो रही है कि आपको कंट्रोल कितने में मिला? 100 शेयर्स पे। किसके 100 शेयर है? ए के। और एक शेयर कितने का है? ए का एक शेयर 16 का है, ए का एक शेयर। तो ये इससे भी आंसर क्या आ रहा है आपका? 1600। देखो अब पहले तो दिमाग में आपको इसको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन रिवर्स इक्वेशन का आएगा, ये पूरी जो बातें मैंने भी बोली है ना, मैं लिखवाऊंगा, ये ही करना है एग्जाम में। तो अनलेस एंड अनटिल कोई इंडेस नई बात ना बोल दे, क्योंकि भाई मान लो आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में ऐसा कोई पॉइंट आता है, तो हम इंस्टीट्यूट को लेटर भी लिखेंगे कि ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर इंस्टीट्यूट अगर इसमें अमेंडमेंट करे तो बात अलग है, अन्यथा तो यही करना है, पहली बात है ना। मैं खुद मान के चलता हूं कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार उल्टी चीज रिवर्स है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको दिमाग में, ठीक है। फिर भी तो अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये 1600 और ये 1600 सेम है, अक्सर ये सेम ही आएंगे, हमेशा ये सेम ही आएंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स से बॉस ये अलग आ सकते हैं। कैसे भाई? अभी एक्चुअली क्या है कि इस जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है अपना आज का टॉपिक ही रिवर्स एक्विजिशन है। अपने को कोई जल्दबाजी सवाल कंप्लीट करने के भी नहीं, क्योंकि ये सवाल होगा ना, उसके बाद रिवर्स एक्विजिशन के सारे सवाल हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, ए का एक शेयर जो है 40 रुपए का है और बी का एक शेयर 20 रुपए का है। आपने अमल के मिशन में कभी पढ़ा होगा शेयर एक्सचेंज रेशो, AS 14 पढ़ते थे ना, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे ए ने बी कंपनी को खरीदा, ए कंपनी बी कंपनी को शेयर दे रही है, क्लियर है। तो यहां पर बताइए बी का एक शेयर कितने का है? 20 का। तुम्हारे 2 के बराबर मेरा एक ही काफी है, हाँ या ना। तुम्हारे एक शेयर 20 का है, तो तुम्हारे 20-20 के जब 2 शेयर इकट्ठे होते हैं ना, मैं उसके बदले में एक ही शेयर दे दूं तो काफी है। जनरली शेयर की जो फेयर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसी से शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं। इस प्रैक्टिकली तो यही होगा ना भाई, कर कुछ भी तो फिर वही बात है। जैसे आपका शेयर 20 रुपए का है, आपका शेयर 20 रुपए का, मेरा शेयर 40 रुपए का है, आपके 2 शेयर है, तो मुझे अपना एक ही शेयर तो देना चाहिए। मैंने 2 दे दिए, मैंने 4 दे दिए, मैंने 10 दे दिए, वो अलग बात। मैं क्या दूंगा वो अलग बात, लेकिन क्या होना चाहिए? फेयर एक्सचेंज। ये बात दिमाग में फिट रखें कि जो शेयर एक्सचेंज रेशियो होता है वो कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू से ही होता है, प्रैक्टिकली भी, ठीक है। इस सवाल में वही है एक्चुअली। ए का एक शेयर 16 रुपए का है, ए का एक शेयर, और यहां बी ताकतवर है। मैं इसको उल्टा कर देता, चलो ए का एक शेयर 20 का था, बी का 40 का था, तो बी वाले बोलते ए भाई हमको खरीद रहा है ना, तो हमारा एक 40 का है, तेरे 2 लगेंगे, रेशो चेंज हो जाता। तो वैसे ही ये रेशो एग्जैक्टली 2.5 का ही आ रहा है, आप देखिए। दैट इज वाई ये दोनों आंसर सेम है। मैं चाहता तो इस पॉइंट को इग्नोर करता, लेकिन हमें ये क्वेश्चन के साथ साथ पूरे आने वाले पॉसिबिलिटीज को चेक करना है कि एग्जाम में, क्योंकि इंडेक्स फाइनली क्या कह रहा है? इंडेक्स फाइनली कह रहा है यू हैव टू फॉलो पैरा 33।
बी ने ए को एक्वायर, आप देखिए एक अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाए, लीगली किसने किसको एक्वायर किया, ए ने बी को, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से क्या मानेंगे, बी ने ए को किया। तो बी ने ए को किया तो पूरा सवाल बी ने ए को किया सही होगा, क्योंकि हम स्टेप 3 में शुरू कर चुके हैं, नेट एसेट मैंने ए की निकाली है। मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मान के ही चल रहा हूं क्या, कि बी ने ए को किया है, तो बी ने ए को किया तो मैं वही मानूंगा, इसलिए मैं शुरू हो चुका हूं कंसिडरेशन पे कि बी ने ए को एक्वायर किया। अगर बी ने ए को एक्वायर किया होता तो बी क्या करता, बी कितने शेयर इश्यू करता, वही तो कंसिडरेशन होता। आप खुद सोचें, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता इक्वेशन का और बी ने ए को एक्वायर किया होता तो आप यही तो देखते, बी ए को एक्वायर कितने शेयर इश्यू कर रहा है, 60%, परसेंट तो वही है। तो बी 60% के लिए उसके 60 शेयर हैं, तो एक पे अगर वो ए को एक्वायर करता तो उसे 40 शेयर और इश्यू करने पड़ते, और वो बी अपने शेयर 40 इश्यू करता, तो उस हिसाब से 1600 कंसिडरेशन आ गया, रुपए में आया है ये, रुपए में, ठीक। और फिर इंडेस कहता है नहीं यार, बी तो कुछ भी कर सकता था, तो हमें ये देखना है कि बी अगर ए को शेयर इश्यू, बी ने ए को एक्वायर किया है तो बी को क्या मिला, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या देगा वो उसी से रिलेटेड ज्यादा सही है, जो उसको मिलता है, जो हमको बेनिफिट मिलता है हम उसी हिसाब से देने की बात करते हैं, है ना। तो बी ने ए को एक्वायर किया तो बी को क्या मिला, बी को इस एक्विजिशन से प्रैक्टिकली 150 शेयर मिले, उसको भूल जाओ, क्योंकि वो तो फिर लीगल एक्वायर हो जाएगा, वहां तो फिर एक्विजिशन ही हो जाएगा, बात खत्म, हमें मानने ही नहीं है वो तो बी को क्या मिला, बी को ए के 100 शेयर्स पे कंट्रोल मिला, और वो से 100 शेयर 16 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए के हैं, क्लियर है। तो इसलिए इस सवाल में जो कंसिडरेशन है ना वो 1600 होगा, कितना होगा, 1600 रुपीज का कंसिडरेशन लिया गया है। 24 तो नहीं होगा, ये क्लियर है, 1600 आएगा, ये भी क्लियर है। अब आपके दिमाग में अगर कोई तीसरा ऑप्शन होगा तो हम उस पर भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल को पहले आगे बढ़ाना चाहिए, आपके दिमाग में जो भी है अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो अभी डिस्कस कर लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके मन में कोई विशेष बात हो तो। हाँ शेयर एक्सचेंज रेशियो कुछ और होता है, हाँ कैटेगरी में बोल हाँ, वही लेंगे ना, या कैसे नहीं नहीं, वो फिर यही लेंगे ना, लेना पैरा 33 वाला ही है। अब दो ऑप्शन आ गए ना अपने पास, तो ज्यादा देखो, गलत और सही के बीच में चुनना ही नहीं है, चुनना है सही और ज्यादा सही। तो ज्यादा सही तो प्रैक्टिकली ये होता कि मैं किसी भी चीज को पाने के लिए मैं क्या देता हूं, दैट डजंट मैटर, मुझे क्या मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, जो बेनिफिट मिल रहा है उसी हिसाब से मैं पे करूंगा, तो उसकी वैल्यू वो ही ज्यादा सही मानी जाएगी। तो हमें 1600 यहां पर तो दोनों सेम आ रहा है, लेकिन हमें पैरा 33 को ही फॉलो करना है। इज दिस क्लियर। तो देखिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी, कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आती है, ये एज इट इज अभी हम लिखेंगे, एज इट इज हम लिखने वाले हैं, ठीक है, और हम साथ साथ भी लिख सकते हैं। देखिए कंसिडरेशन ट्रांसफर लिखा ना, बाद में नोट की बजाय अभी लिखें ताकि याद रहे, ये मैं आर लिख लें, ये मैं रेफरेंस के लिए आपको लिखवा रहा हूं, ये रेफरेंस के लिए नोट कर लें भाई, ए ने बी को यहां पर, ये कहानी ये वाली हो गई है, एक्चुअली कहानी ये वाली हो गई है, बस कहा इसी वजह से दिल में दर्द है, उल्टा हो गया ना मामला। अब आप बोलो नहीं साहब 150 शेयर इश्यू किए हैं, तो फिर तो ए ने बी को एक्वायर किया, फिर तो रिवर्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही हट गया, सस्टेंस ओवर फॉर्म है ही नहीं। हाँ, एंटिटी, ये सब रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूं मैं, एंटिटी ए issued shares to shareholders to shareholders of entity B. Entity A issues shares to shareholders of entity B, and after issuing shares, after issuing shares,
एंटिटी ए एंश्योर्स दैट, एंटिटी ए ने ये इंश्योर किया दैट एंटिटी बी हैज 60% stake and only 40% remains with entity A। यहां पे तो ये पता चला कि भैया चाबी चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट वाइज थोड़ा लिख लें ताकि अलग अलग लिखें, एक साथ में लिखें। So now we should consider that if entity A does not issue shares if entity A does not issue shares to shareholders of ऑनलाइन भी सभी इसको नोट करें प्रॉपरली, टू शेयरहोल्डर्स ऑफ एंटिटी बी। वैसे तो ए ने बी के शेयरहोल्डर्स को शेयर इश्यू किए, लेकिन अब तो उल्टा मामला हो गया तो हमें उल्टा ही सोचना पड़ेगा। तो फिर हम बोले कि भाई अगर एंटिटी ए डज नॉट इश्यू शेयर्स टू शेयरहोल्डर्स ऑफ एंटिटी बी, इंस्टेड, इसकी जगह पर इंस्टेड एंटिटी बी if issues shares, instead entity B if issued its shares, हालांकि इट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी कंपनी अपने ही शेयर इश्यू करेगी। एंटिटी बी इफ इश्यूड इट्स शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी ए। उल्टा सोचो कि एंटिटी ए बी के शेयर होल्डर को शेयर ना देकर अगर एंटिटी बी के शेयर होल्डर को शेयर्स देती, एंटिटी बी इफ इश्यूड इट शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी ए, एंटिटी बी अगर एंटिटी ए के शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती एंड मेंटेन इट्स 60% स्टेक, क्योंकि इस सवाल में जो रिवर्स इक्वेशन आया वो 60-40 का ही आया है। टू मेंटेन द 60% शेयर, हाउ मच शेयर इट इश्यूज टू शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी ए। एंटिटी ए एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू ना करे, इसकी जगह पर अगर एंटिटी बी एंटिटी ए के शेयर होल्डर्स को शेयर इश्यू अगर करती, ठीक है, तो फिर वो कितने शेयर इश्यू करती ताकि उसका 60% होल्डिंग हो, क्योंकि परसेंट ऑफ होल्डिंग तो 60-40 आ चुका है, वो थोड़ी चेंज हुआ है, उसी के कारण तो रिवर्स एक्विजिशन है। ठीक है, तो शेयर्स जो एंटिटी बी के हैं वो हैं 60, ये बिफोर वाली सिचुएशन है। वो ए को कितने इश्यू करती, शेयर्स इशूड टू एंटिटी ए, ये इफ है, इफ इशूड, ये मानते हुए कर रहा हूं मैं, रिवर्स एक्विजिशन की अकाउंटिंग मानते हुए की जा रही है। एक्चुअल में 150 शेयर ए ने बी को इश्यू किए हैं, तो माना कि ये एक्स है,
तो अब आप मुझे अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाकर निकाल के बता दें एक्स की वैल्यू। क्या ये 40 शेयर्स आ गई? 60 शेयर एंटिटी बी के हैं, बी का 60% होना चाहिए, तो वो 60 शेयर 60% के बराबर हैं, तो 40 शेयर 40% के बराबर होंगे, यानी टोटल शेयर 100 होंगे। मतलब एंटिटी बी को अगर ए को शेयर इश्यू करने हैं, ठीक, और अपना 60% रखना है, तो एंटिटी बी के टोटल 100 शेयर होने चाहिए, जबकि अभी 60 शेयर हैं, तो मतलब वो 40 शेयर और इश्यू करेगी। तो देखिए, आप समझें, इन डेज आपको सिखाई तो रहा है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी अपने मन में अगर कोई बात आती है तो उस पर चर्चा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अब बताइए 40 शेयर, तो हमने क्या माना, यहां तक हम क्या मान चुके हैं बताएं? बी ने को एक्वायर किया है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट लीगली। And if B acquires A, then B will issue shares to shareholders of A. And if B issue shares to shareholders of A, then how much share it will issue to maintain its 60% holding? So it will issue 40 shares. B will issue 40 shares. And B will issue 40 shares of B itself. B अपने ही तो शेयर इश्यू करेगा, और B का एक शेयर 40 रुपए का है, तो 40 शेयर के हिसाब से 40 रुपए, 1600 रुपए कंसिडरेशन है। मैं 40 शेयर कंसिडरेशन नहीं बोल रहा हूं, कंसिडरेशन तो 150 शेयर ही है प्रैक्टिकली, लेकिन रुपए में 1600 रुपए का अमाउंट आया है, ठीक है। लेकिन फिर इंडेस में एक बात और कही गई, क्या, कि ये तो वो है कि बी कितने देता, बी कितने देता, लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ पैरा 33। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, चलो भाई, इसको आप पहले इस क्वेश्चन को करें, हम एक दो क्वेश्चन और करें क्लास में, है ना, फिर उस पर चर्चा करें, क्योंकि इतने कम समय में आप भी एनालिसिस नहीं कर सकते किसी चीज को। भाई आपका नॉलेज तो बहुत ही लिमिटेड है ना, तो अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं हो। एप्लीकेशन ऑफ पैरा 33 का एप्लीकेशन यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर लिखें, as per this paragraph, para 33, if consideration is in shares, चूंकि यहां शेयर्स की बात है इसीलिए तो ये लफड़ा है सारा, कैश में तो लफड़ा ही नहीं होता है कभी। तो if consideration is in shares, so while calculating consideration, we should not consider that, ये पैरा 33 बोल रहा है जो ऊपर हमने किया वैसे तो सही है, लेकिन इससे भी बेहतर कुछ है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड while calculating consideration, we should not consider that, we should not consider that how much shares entity B will issue। हमने ऊपर यही देखा है, ऊपर यही देखा था कि हाउ मच शेयर एंटिटी बी विल इश्यू, 40 शेयर। वी शुड नॉट कंसिडर दैट हाउ मच शेयर्स एंटिटी बी विल इशू। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि एंटिटी बी कितने शेयर इशू करेगी। सर क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने उसका रीजन दे दिया कि यार बात यह है कि हम किसी भी चीज के लिए क्या देंगे वो जरूरी नहीं फेयर हो, क्या देंगे वो जरूरी नहीं सही हो, फेयर हो। फेयर क्या होता है बताइए, प्रैक्टिकल बात करना। हमें किसी भी चीज से को पाने से जो मिलता है ना, जो मिलेगा बेनिफिट, उसी के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिट जो मिल रहा है उसी के एवज में हम देंगे। तो हमें मिला क्या, वो 150 मत बोलना, वो तो गए, वो तो बात गई, 150 तो है ही नहीं। हमें मिला क्या, बी को 60% कंट्रोल मिला। किस पर मिला? उन 100 शेयर्स पे ये मिला है उसे। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाउ मच शेयर एंटिटी बी विल इशू,
हमने ऊपर तो यही देखा, इंडेज में दोनों बातें डिस्कस की हुई हैं, तो हमने ऊपर यही देखा हाउ मच शेयर वी विल इशू, ये नहीं देखना है। लेकिन अब वी शुड कंसीडर दैट, लिखे आगे, वी शुड कंसीडर दैट we should consider that on how much shares of entity A, on how much shares of entity A entity B got control। मैं थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज यहां लिख पाऊंगा, क्योंकि अभी दूसरे दुख जीवन में आए हैं, तो लैंग्वेज का दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बी को, भाई मैं बी हूं, मेरे पास 150 शेयर आ गए उस कंपनी के, आप पुराने ए के शेयर होल्डर है, 100 रह गए आपके पास, तो मेरा कंट्रोल आप पे आ गया, आपके 100 शेयर, भाई आप पे कंट्रोल है। कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर के अधिकार शेयर ही तो देखे जाते हैं, तो मेरे पास उन 100 शेयर का कंट्रोल है। तो 100 ये शेयर ए के है बॉस, ये किसके शेयर है? ये नंबर, मैथमेटिक्स तो कंपैरिजन से चलेगा ना, मैं किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये 100 शेयर ए के हैं, तो ए का एक शेयर कितने का है? 16, तो ये 1600 ही आएगा। मैंने इसका रीजन भी दे दिया कि ये चूंकि 16 और 40 1 और 2.5 का ही रेशो है, इसलिए दोनों से आंसर सेम आता है। अदरवाइज ये आंसर बदल सकता था, और बदल सकता है तो ऐसी परिस्थिति में भी, अरे स्टैंडर्ड का तो मतलब ही ये होता है कि जहां डिस्प्यूट हो रहा है वहां पर भी स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन दे दे, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई यू शुड अप्लाई पैरा 33, इट इज मोर करेक्ट। अर्लियर वन इज नॉट रॉन्ग। अच्छा, अर्लियर वन इज नॉट रॉन्ग, दिस 1600 इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये दिस 1600, ये जो 40 इंटू 40 था, ये मैंने लिखा नहीं, 40 इंटू 40, दिस 1600 इज नॉट रॉन्ग, but this 1600 is more correct। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूं, इस 2400 इज करेक्ट रुपीज? हाँ जी, नहीं, रियलिटी में नंबर यही है। अब रियलिटी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या लेने वाला हूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या लेने वाला हूं? हाँ, दिस 2400 इज करेक्ट एज पर प्रैक्टिकल बात करें तो, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से बात करना है हमें। इस सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से कंसीडरेशन हम 2400 ले रहे हैं, 1600। तो ये हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म ने इसको डिनाई कर दिया कि अगर आप 24 से ले लेते तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर इतना लफड़ा क्यों? फिर एक्विजिशन की अकाउंट और रिवर्स एक्विजिशन में अंतर क्या था? आप ये कहने, भाई ऐसा थोड़ी सब मैं जैसे बोलते हैं ना लोग, मैं अपने पापा को बहुत मानता हूं, और पापा जो कह रहे हैं वो मानते ही नहीं। बहुत कई लोग होते हैं, मैं यार इसको बहुत मानता हूं, अरे उसको मानते तो उसकी बात भी तो मानो, वो जो कह रहे हो तो तुम एक बात नहीं मानते, और मैं उनको बहुत मानता हूं। कहने का मतलब ये है कि आपने केवल बोलने के लिए थोड़ी बोला है कि बी ने ए को एक्वायर किया है। बी ने ए को एक्वायर किया है ना, तो पूरी अकाउंटिंग ये मान के ही करना है आपको कि बी ने ही ए को एक्वायर किया है, ये मान के ही तो करना पड़ेगा। अगर आप यहां 2400 ले लेते तो फिर ये तो सवाल में कुछ बचता ही नहीं। मुझे कुछ समझाने अभी तक तो सवाल, अगले सवाल पे होते हैं। ठीक है, तो यहां दिक्कत एक्सेप्टेबिलिटी की आती है, आपको ही नहीं आती, अच्छों को आ जाती है। तो बात आएगी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कर लें। मैं तो इनफैक्ट अभी, अच्छा यहां पे बैठे बैठे इस क्लासरूम में आप ज्यादा सोच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है घर पे जब आप सोचें तो कोई दिमाग में कोई नई चीज निकाल के लाएं तो उस पर चर्चा करें। भाई डिस्कशन से ज्यादा बेहतर होता आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, कुछ जगह पर हम अपने लॉजिकल बात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छा डिस्कशन है। मेरा कहने का मतलब है कि जहां ज्यादा लॉजिक हो वही बहस का मुद्दा है। ठीक है, तो खैर ये कंसिडरेशन ट्रांसफर 1600 आएगा। मैंने वो केस भी डिस्कस कर लिया जो कि इन दोनों से अलग अलग आंसर दे सकता था। इन दोनों से सेम आंसर आने का इस सवाल में कारण सिर्फ इतना सा है कि वो 16 और 40 जो हैं वो 1:2.5 का ही रेशो है। इन्होंने अपनी शेयर की फेयर वैल्यू पे ही
एक्सचेंज किया, और होता भी यही है। लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में सवाल तो कैसा भी आ सकता है ना, मैंने इसलिए वो चीज आपको याद दिला दी। क्लियर? तो एक्वायरर पहचान लिया हमने कि बस बी एक्वायरर है, एक्विजिशन की डेट निकाल ली, नेट एसेट भी किसकी निकाली, फिर तो ए की निकालनी चाहिए, बी की निकालनी चाहिए थी, हमने तो ए की निकाली ना, हमने माना कि ए इज एक्वायरी, एंड इसलिए कंसिडरेशन भी ए को एक्वायरी मानकर ही तो निकालूंगा मैं। मैंने ये 2400 तो मैंने बी को एक्वायरी मान के निकाल लिया था, मुझे कंसिडरेशन भी क्या मानते हुए निकालना था कि ए एक्वायरी है। ये रिवर्स एक्विजिशन का सवाल है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगली स्टेप क्या होती है बता दें। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, निल। एनसीआई तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग, मैं कंफ्यूज, अब आप हो नहीं रहे हो, मैं करूंगा आपको, मैं करूंगा यहां पे कंफ्यूज, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते नहीं सर वो उसका 60-40 है तो वो माइनॉरिटी है ना। ए क्या है? एक्वायरी। ए क्या है? एक्वायरी। ए की इंटरेस्ट कितना है? 40%। तो ए नॉन कंट्रोलिंग हो ही गया ना, हुआ कि नहीं? लेकिन लॉजिकली बताइए, एक मिनट, ये पॉइंट अगर अभी डाउट मैंने क्रिएट किया, आपको तो नहीं याद, आपने नील लिखा था, भगवान की कसम लिखा था ना। इस पॉइंट को अभी हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं, एनसीआई कोई नहीं है यहां पे, क्यों नहीं है उसकी बात हम कर लेंगे, अभी बैलेंस शीट बनेगी। और अगर आप समझें इस बात को, बैलेंस शीट जब बनेगी, अभी बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट आने वाली है, बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट के ऊपर नाम किसका लिखेगा यह बताएं। बिल्कुल एंटिटी ए का ही आएगा, लीगली तो यही होगा ना भैया, एंटिटी ए की बैलेंस शीट है वो, ठीक है ना? क्लियर? और इसमें जो भी हम करेंगे, ध्यान से सुनना, जो भी हम करेंगे, ठीक, उसमें मालिक कौन शो होगा? वैल्यूज बी, क्योंकि रिवर्स एक्विजिशन है तो बी ने एक्वायर किया है। तो एंटिटी ए अपनी ही बुक्स में अपने आप को एनसीआई दिखाएगा क्या? लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचो, नहीं तो एनसीआई कुछ है ही नहीं। आप ये इल्यूजन है बॉस, आपको ये मानना है बस अकाउंटिंग करते वक्त कुछ स्टेप्स में कि आपने बी ने ए को एक्वायर किया है, तो इसलिए वो कंसिडरेशन तक करना है आपको, ठीक है। अब ये 6th नंबर वाला तो जो है हम बात करेंगे, 6th नंबर जो है ये होता है हमारा गुडविल और वो, ठीक है ना, हाँ, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में पूछा गया है, गेन ऑन बार्गेन परचेस, ठीक। हो गया, ये फॉर्मूला होता ही आपको पता है, तो ये हम वो एंट्री करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लाते हैं, तो इसको स्टेप को छोड़ देंगे, 3-4 लाइन छोड़ देंगे, एंट्री पास कर लेंगे तो वो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और वैसे नेट एसेट बताना कितनी थी, एक बार एंट्री में बता ही देता हूं, यहां पर नेट एसेट 1300। कंसिडरेशन क्या ले लिया है भाई? 1600 ही तो लेना है ना। एनसीआई नहीं खत्म, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? इसमें कोई इशू? कोई इशू, ये तो वैसे ही आ गया। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेजरमेंट का स्टेटमेंट पूछा है, तो कंसिडरेशन प्लस एनसीआई नेट एसेट से डिडक्ट कर देंगे। आप फॉर्मेट बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, 300 रुपए की गुडविल आ जाएगी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हो गया। अब 7th नंबर पे हम आते हैं, और मैं आपसे कोई एंट्री नहीं करवा रहा हूं अभी, यहां पे मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा बस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और इसके पहले मैं आपको पहले एक पॉइंट बता दूं ताकि आप वो ध्यान रखें। नंबर्स ऑफ शेयर जब मैं लिखूंगा तो लीगल एक्वायरर के लिखूंगा,
और जब मैं अमाउंट लिखूंगा तो वो अकाउंटिंग एक्वायरर के आएंगे। दैट्स इट। ये इंड एस ने आपको एक गाइडलाइन दे दी। हालांकि आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लॉजिकली आपको ये बात अपने आप समझ में आने वाली है। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर जब हम लिखेंगे तो किसके लिखेंगे बोलो? पहले याद करो, पहले कुछ चीजें होती, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कुछ चीजें होती हैं। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स किसके लेंगे आप? लीगल एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अमाउंट किसके हिसाब से लेंगे आप? 1600 तो लेना है, अकाउंटिंग एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब अगर आप ये करते हैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेरे साथ बनाएंगे। ध्यान देंगे, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहां पे ये आ गई। बनाइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपसे ही बनवा रहा हूं मैं। अच्छा, यहां पे एक बात और दिमाग में फिट करें, मैं जो पूछूं आंसर देंगे। यहां पे आंसर देना आपका जरूरी है, सबको ध्यान होना चाहिए। अगर ए ने बी के, कोई रिवर्स इक्वेशन नहीं होता, नॉर्मल सवाल पे आओ। पहले ए ने बी को एक्वायर किया होता तो ए एक्वायरर होता और बी एक्वायरी होता। आपको झगड़े ही सिर्फ उल्टे की वजह से है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो जब ए प्लस बी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती, ठीक है, तो मुझे बताइए ए ने बी को एक्वायर किया होता तो ए एक्वायरर था और बी एक्वायरी, तो ए की एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पर आती? बुक वैल्यू पर। और बी की फेयर वैल्यू पर। हां या ना? मैंने जो ये लाइन बोली है ऑनलाइन में, ये स्टूडेंट्स को क्लियर हुई? मैं इसको वापस बोलूंगा, मैं क्योंकि कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हमने आज तक जो किया वो बात कर रहा हूं मैं। ए बी को एक्वायर कर रहा है, लीगल एक्वायरर भी है और अकाउंटिंग एक्वायरर भी है, जो आज तक किया वही चल रहा है। अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ए की एसेट लायबिलिटी ओरिजिनल बुक वैल्यू पे तो आएंगी। हम हमेशा किसकी एसेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू लेते थे? एक्वायरी की। एक्वायरी की एसेट लायबिलिटी तो फेयर वैल्यू पे आती थी। तो फिर यहां पर एक्वायरी कौन है? यहां पर एक्वायरी कौन है? ए एक्वायरी है और बी एक्वायरर है। उल्टा केस है ना? तो इसकी एसेट लायबिलिटी तो किस पर आएगी बताएं? कैरिंग अमाउंट पर। और इसकी वाली आएगी फेयर वैल्यू पर। हालांकि इसमें केवल एक ये 1500 ही, बाकी सब सेम है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में फिट हो। साहब, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बी एक्वायरर है, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लीगली ए ही बना रहा है, नेम प्लेट घर के बाहर ए की है, अंदर कंट्रोल बी का दिखना चाहिए। मुद्दा ये है। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रफ फॉर्मेट में बना के देख लें। हाँ जी, करेंट एसेट बताएं, बी की कितनी लेंगे? 700। ए की कितनी लेंगे? अच्छा, ये 500 की अगर 600 दी होती तो 600 लेते हैं ना। एक्वायरी की एसेट, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे आती है। एक्विजिशन मेथड ही तो चल रही है। एक्विजिशन मेथड ने आपको सिर्फ मेनली दो बातें मेन बोली। क्या? एक, नेट एसेट एक्वायरी की लेते तो यहां पे एक्वायरी कौन था? ए, तो उसकी लो कंसिडरेशन। बी ने ए को एक्वायर किया, ये मान के लो, है ना। अब मैं नॉन करेंट एसेट्स की बात कर लेता हूं। बोले 3000 तो बी की और यहां 1500 लूंगा मैं। गुडविल कितनी आई थी अपनी? ये तो 1200 हो गया, ये 4500 हो गया, ये 300 हो गया, गुडविल आ गई। ठीक है। उधर लाइबिलिटीज में बताइए, ये लाइबिलिटीज थी कोई? हाँ, ये है ना नॉन करेंट करेंट। पहले करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी बता दें। बोले 600 और
पर यार 300 की जगह 350 होता तो ये 350 लेते, और कंफ्यूजन करने वाले सवालों में दोनों की फेयर वैल्यू दे देंगे आप। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो एक्वायरर है उसकी बुक्स तो वैसी की वैसी रहती है। आपने AS 14 भी पढ़ा था कि भाई ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट तो वैसी ही रहती थी, एसेट लायबिलिटी, जब तक कोई रिवैल्यूएशन ना हो। फिर बी लिमिटेड के एसेट लायबिलिटी जिन वैल्यूज पे आप टेक ओवर करते वही तो जोड़ते थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर करंट लायबिलिटी यहां पर इसकी 600 है, इसकी 300 है, तो ये 900 आ गई, लेकिन ये 300 फेयर वैल्यू मान के लिए मैंने। फिर साहब ये 1100 है, ये 400 है। आप देख रहे हैं मैं A प्लस बी की जगह B प्लस ए लिख रहा हूं, हालांकि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 5 ही आएगा, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन समझिए, मेरी सोच समझिए, मैं अंदर क्या सोच रहा हूं, मैं B को मालिक बना रहा हूं। मैं ये बैलेंस शीट बनाते हुए B को मालिक मान रहा हूं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से। B मालिक है नहीं, लीगली B मालिक नहीं है, ठीक है। तो ये 1100 और 400 1500 आ गया, ठीक है। बी जो एक्वायरी होता है उसकी सिर्फ क्या आती है, नेट एसेट्स, क्या आती है। तो ए की एसेट्स भी आ गई, लायबिलिटीज भी आ गई, ठीक है कि नहीं। और ये कैपिटल जो है शेयर होल्डर इक्विटी है, ये शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये तो रहने दो, एसेट लायबिलिटी आ गई, हो गया। अब आप बताइए नेक्स्ट यहां पर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी, मैंने भी ऊपर आपको एक चीज पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें बता दी। नंबर ऑफ शेयर्स, इसकी कितनी शेयर कैपिटल कितनी देख लें आप। बी एक्वायरर है ना, उसकी शेयर कैपिटल 600 थी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक्वायरर की शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी तो वैसी की वैसी आएगी ना। तो 600 थी, अमाउंट पहले बताओ, 600 और 1600, कितने के शेयर इश्यू हुए, रुपए में 1600 हुए ना। अच्छा अगली एंट्री बताओ, ये ऊपर एंट्री हमने की थी, अभी मैंने भी आपको एंट्री करवाई थी ना, ये देखो इधर, ये एंट्री यहां पर अभी की थी आपने, गुडविल 300 निकाली थी, तो ये एंट्री हमने की यहां पर ये आ गई। कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1600, यही तो होने वाली है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, ये रही, बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल 600 तो किसकी थी, बी की। बी एक्वायरर है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बी एक्वायरर है, बी एक्वायरर है, बी एक्वायरर, बी की कैपिटल आएगी। और नए शेयर इस ट्रांजेक्शन में इश्यू कितने रुपए के हुए, 2400 रुपए के होते हैं, पर हमने तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म से 1600 रुपए ले लिया है। तो 16, एक बात तो कंफर्म है यार, जिस अमाउंट से एंट्री होगी वही तो बैलेंस शीट में आएगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो ये 2200 आ गया, हो गया इतना, हो गया। और अदर इक्विटी कितनी आ जाएगी बता दें फटाफट से, अदर इक्विटी, बस ये अदर इक्विटी बी की आ जाएगी एज इट इज, 1400 आ गई। टोटल लगाना जरा ऊपर का और नीचे का, एक बार मैं वापस पूरी बैलेंस शीट बनवाऊंगा, क्योंकि अभी आपको नहीं बनानी, अभी आप कल चेक कर लो। ये 6000 और 6000, ये बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। अभी वापस बनवा रहा हूं आपको मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर फटाफट से आएंगे, मैं इसमें भी आपको एंट्रीज नहीं बोल रहा हूं, एंट्रीज तो हो जाएंगी, एंट्रीज का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ यहां देखें, ये हो गया। ये सबसे देखो क्या होता है ना, जब भी कोई टिपिकल बात आती है तो डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट आता है, यही तो मेन कारण है स्टैंडर्ड्स का, और क्या कारण है। 10 लोग कह रहे हैं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन देता है कि भाई अब ऐसा करना है, कह दिया ना, बस कह दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब हम यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है वो लिखेंगे, एज ऑन जो भी डेट है वो लिख देंगे। मैं यहां ऊपर आपके लिए बिल्कुल लिखूंगा लीगल एक्वायरर। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे ना, तो ये बी की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बनी होगी,
ये ए की ऑडिट रिपोर्ट में बनी हुई है, ठीक है। ए की रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जाएगी। अच्छा, एक्विजिशन मेथड में झगड़ा क्यों नहीं था? जो लीगल था वो अकाउंटिंग था, तो वो तो एक ही बुक्स में बनना थी। तो यहां पर भी नेम प्लेट किसकी है? घर के बाहर नेम प्लेट ए की, पर अंदर कब्जा किसका है? बी का। अकाउंट, देखिए हमने अकाउंटिंग ये मानते हुए की है कि बी एक्वायरर है, ठीक है, बी एक्वायरर थोड़ी ना है, ठीक है। तो लीगल एक्वायरर एंटिटी ए है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर एंटिटी बी है। ये मानते हुए हमने अकाउंटिंग की है, तो ये मानते हुए ही तो बैलेंस शीट बनाऊंगा। जो मानते हुए मैंने अकाउंटिंग की है वही मानते हुए तो मुझे बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी पड़ेगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। तो साहब अब यहां पर मैं ले लेता हूं एसेट्स, और थोड़ा सा जगह अपने हिसाब से छोड़ के इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मैं अभी बहुत ज्यादा फॉर्मेट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा, डोंट वरी। क्योंकि जब हम इंडेस 110 पढ़ेंगे ना, तो वहां मैं खूब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट से बनवाऊंगा, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाए। लेकिन अभी फॉर्मेट से ज्यादा जरूरी है गलती ना होना। एसेट्स, चले मेरे साथ साथ चलेंगे आप। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स थी, करेंट एसेट्स है। अच्छा, आप इसको ए प्लस बी बोलना पसंद करेंगे, बी प्लस ए? ये बैलेंस शीट ए प्लस बी की है या बी प्लस ए की? बी प्लस ए की। फर्क कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन फर्क यह पड़ेगा कि भाई साहब ये देखें, अब आप क्वेश्चन देखें, बी एक्वायरर है और ए एक्वायरी, तो बी की तो बुक वैल्यू लेना और ए एक्वायरी की फेयर वैल्यू। इस सवाल में कंफ्यूजन कम क्रिएट किया गया। आप इमेजिन करिए कि जो दो बैलेंस शीट ए और बी की दे रखी थी, हर असेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू दे देते और दोनों कंपनी की दे देते, तो आप एग्जाम में चक्कर जाते कि यार किसकी लेना है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एक्विजिशन मेथड में ही जो होता था वही यहां पे हो रहा है। सिर्फ कंसिडरेशन निकालते वक्त हमने सोचा, नेट एसेट निकालते वक्त सोचा कि एक्वायरी ये है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो नॉन करेंट एसेट्स बोलिए, बताएं। पहले बी की बताना मुझे कैरिंग अमाउंट, हाँ 3000, और अब ए का कैरिंग अमाउंट बताना, फेयर वैल्यू। क्या ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि हमने 1500 ए का फेयर वैल्यू क्यों लिए? क्योंकि ए एक्वायरी है। स्नेहल, आयुष, महिमा, तो भाई हमने कोई यहां कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदला है, हमने यहां कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, हम हमेशा से एक्वायरी की ही फेयर वैल्यू लेते हुए आए हैं। करंट एसेट्स, अब पहले बी की बताएं मुझे, वो कैरिंग अमाउंट भी आएगा 700। अगर यहां फेयर वैल्यू दी होती सवाल में तो भी नहीं लेता मैं, लेकिन ए में बता दें 500, यहां फेयर वैल्यू नहीं दी है, पर दी होती तो मैं 500 के अलावा लेता। फिर गुडविल हमने वो वर्किंग ऊपर बना रखा है, उससे 300 रुपीज की गुडविल आ जाएगी, ये अपना 4500 आ जाएगा, ये हमारा 1200 आ जाएगा। आपको खुद को मालूम, मैं बता रहा हूं, मैं बैलेंस शीट बनाने के बाद ये रियलाइज तो हो जाएगा कि यार बॉस होना तो यही था, क्योंकि नंबर तो नंबर ही रहेंगे। हमने खेल तो अमाउंट में खेला है ना, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट अमाउंट ना, फाइनली नंबर्स तो केवल प्रेजेंटेशन है। तो ये हमारी बैलेंस शीट यहां बन जाती है, कितना है ना, 6000 का टोटल लग जाता है। अब मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में एक यहां ले लेता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर मैं एक ले लेता हूं अदर इक्विटी, फिर मैं एक ले लेता हूं। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, एनसीआई क्यों नहीं लिया? वैसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ए का 40% है, पर ये तो लीगली बैलेंस शीट है ही, है कि ए अपनी बैलेंस शीट में अपने आप को एनसीआई तो कैसे दिखा देगा? लीगल एक्वायरर तो यही है, बस ए ये दिखा रहा है कि हमारा कंट्रोल चला गया है, ठीक है ना, इस एंटिटी में। तो यहां पर अदर इक्विटी, नेक्स्ट बोले नॉन करेंट लाइबिलिटी,
और करंट लायबिलिटीज। मैं तो आपसे कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि भाई इंडेस ने दो बातें आपको समझाई रिवर्स एक्विजिशन में। आपके मन में कोई भी तीसरी बात आए तो यहां बैठे बैठे नहीं आना चाहिए, क्लास ले लेते तो अधूरी बात आएगी ना। आप कुछ और सोचें तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल क्लास के बाद भी कर सकते हैं और अदर देन क्लास भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और यहां टोटल। अब मुझे पहले आप करंट लायबिलिटी बता दें, पहले बी की ही बोलना। 600 एंड 300 तो 900, 900। नॉन करंट लायबिलिटी बोलिए। 1100 एंड पहले बी की 1100, ए की 400 तो 1500 आ गई। तो हमने ये हो गया। अब हम क्या मानते हुए बैलेंस शीट बना रहे हैं? बी एक्वायरर है, तो एक्वायरी की तो केवल एसेट और लायबिलिटी शो ही ना यहां पे, ठीक है। और अब इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी किसकी आती है? एक्वायरर की आती है। किसकी आती है? तो एक्वायरर यानी बी का कितना हो गया? 1600 और अदर इक्विटी कितनी थी? 1400 हो गया। और क्या इसमें एज इट इज एक्वायरी की कैपिटल और अदर इक्विटी जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते ना। ये तो एक्वायरर की तो आएगी। अब कितने शेयर इश्यू करे इसने? अमाउंट में 1600, हमने कंसिडरेशन का अमाउंट भी तो चेंज किया है बस 1600। तो ये कितना हो गया बताएं? 2200 रुपए का कंसिडरेशन है। और ये कितना था? अदर इक्विटी कितनी आएगी बताओ? 14। डायरेक्टली लिख दो, ये 6000। और नंबर्स कितने लेना है भाई? 250 शेयर्स। इसकी शेयर कैपिटल एंटिटी ए की नंबर्स में 150-250 ही है। अभी ये पहले आपको एक पॉइंट दे दिया था, ये देखो क्या लिखवाया था। ये गलती होती है एग्जाम में, इसलिए मैं अभी तो नहीं चाहूंगा कि दिमाग में कुछ और पिक्चर सेट करें वरना गलत हो जाएगा। उसके नंबर होंगे एग्जाम में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब नंबर ऑफ शेयर आएंगे तो किसके दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से लिखे जाएंगे? लीगल एक्वायरर के। 250 शेयर ही है भैया उसके नंबर में। आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म अमाउंट पे ही लगाते हो, आपने अकाउंटिंग में लगाया सब्सटेंस ओवर फॉर्म, शेयर तो 250 ही है उसकी वैल्यू आपने 1600 ली है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोड़ो, क्या 250 शेयर 1600 के होंगे या 2400 के होंगे, कोई फिक्स बात है क्या? अमाउंट तो कुछ भी हो सकता था, तो वो अमाउंट ही बस कंसिडरेशन में चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब उससे मालूम कई लोग एक और हरकत करते हैं, क्योंकि वो मैथ्स आती है ना थोड़ी सी, तो एवरेज प्राइस निकालेंगे। सर 250 डिवाइड, वो करना ही नहीं कुछ। ये केवल एक प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट है रिवर्स एक्विजिशन के केस में। और मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध यह रहेगा कि भाई इसको एक बार आप इसको पहले इसी क्वेश्चन को रिवाइज करें, फिर एक दो क्वेश्चन अभी क्लास में हम और करें, है ना, क्योंकि हम रिवर्स। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन अभी थोड़े एक आध क्वेश्चन हम इसका और करेंगे अभी, और उसके अलावा फिर हम एक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो कि दोनों से मैं कराऊंगा, कॉमन कंट्रोल से भी और रिवर्स से। तो अकाउंटिंग क्लियर। देखो अब आपको बहुत ही पिक्चर क्लियर हो गई। एक्विजिशन रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन दोनों में एक्विजिशन मेथड ही लगनी है, दोनों में एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना है, उल्टा हो जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेट एसेट किसकी लेंगे? क्योंकि उल्टा हो गया तो जो अकाउंटिंग एक्वायरर है उसका लेना, मतलब लीगल एक्वायरी की लेना पड़ेगी आपको, है ना। फिर कंसिडरेशन भी क्या मानते हुए निकालना पड़ेगा? रिवर्स एक्विजिशन मानते हुए निकालना पड़ेगा। इंडेस ने आपको दो अप्रोच दे दी, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही पैरा 33 को माना जाएगा। और एक बात बता दूं, स्टडी में और एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब में अभी तो सेम ही आ रहा है। 1600 दो बार आया ना अपना, अभी तक सब में सेम ही आया हुआ है। मैंने तो जितने क्वेश्चन एग्जाम के देखे, मॉड्यूल के देखे, दूसरी इस प्रोफेशनल एग्जाम के क्वेश्चंस देखे, सब में वो
इस पैरा 33 भी लगभग सेम आंसर, मतलब वही सेम आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी, वहां कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा सही पैरा 33 को माना गया। उसके बाद क्या करना है भैया, एनसीआई है नहीं, कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। उसके बाद गुडविल, ये गेन ऑन बार्गेन परचेस आएगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे नाम किसका आएगा, ए का। एक ही तो बन रही है, एक ही बन रही है, पर मानते हुए क्या बन रही है, बी एक्वायरर है। आपको इस बात को दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि आप ये मान रहे हैं कि बी एक्वायरर है, आप ये मान रहे हैं कि बी एक्वायरर है, और आपने उसको मानते हुए अकाउंटिंग की है केवल, ठीक है। तो बी एक्वायरर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके नंबर होते हैं एग्जाम में, वो नंबर नहीं कटने चाहिए। जब आप शेयर कैपिटल लिखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर लीगल एक्वायरर के लेंगे, और अमाउंट जो है, बोलने वाली बात नहीं, अमाउंट जो है वो अकाउंटिंग एक्वायरर का ही आएगा, क्योंकि वो एंट्री में वही आया ना कंसिडरेशन, तो उतने की तो शेयर इश्यू हुए हैं, ठीक। तो ये जो एक बात आ गई, ये आ गई।